चलिए बेटा, हमने लास्ट क्लास में आइसोमेरिज्म शुरू किया था। आइसोमेरिज्म में हमने देखा था कि आइसोमेरिज्म दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है स्पेस आइसोमेरिज्म। स्पेस का एक और नाम होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म या कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म भी उसे कहते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता कब है, जब स्ट्रक्चर में अंतर होता है। स्ट्रक्चर में कब अंतर होता है, जब सेंटर एटम के साथ जो लिगेंड की साइड, जो डोनेटिंग साइड है वो अलग अलग हो। जब डोनेटिंग साइड अलग अलग होती है तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में हमने आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म पढ़ लिया था, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म पढ़ लिया था, लिंकेज आइसोमेरिज्म पढ़ लिया था और सबसे आखिरी में जो कल पढ़ा था हमने कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पढ़ा था। आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कल पढ़ा था वो था कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है वो अपन देखते हैं। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म को समझने के लिए ये मैं आपके सामने एक एग्जांपल है। ये देखिए आप, ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखा। इसमें मैं आपको बताता हूं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होती है। पहली बात तो ये देखकर आपको समझ में आ गया होगा, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म को समझने के लिए पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस चाहिए। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हमें चाहिए जिनमें एक से अधिक सेंट्रल एटम हो। देखिए यहां पे दो सेंट्रल एटम, आपको पता ही है इसे कहा जाता है ब्रिज लिगेंड। इसे कहा जाता है टर्मिनल लिगेंड। और ऑब्वियस सी बात है ये भी टर्मिनल लिगेंड है। जब भी
इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा व्हेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ द लिगेंड बिटवीन द टर्मिनल्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप पे मुझसे पूछोगे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर बना, तो मैं कुछ इस तरीके से बना, एक NH3 इधर चला और एक H2 उधर चला गया। एक NH3 उधर चला गया और एक H2 इधर चला गया। H2 इधर चला गया इसलिए एक H2 इधर कम कर देता हूं, तो इधर एक H2 कम हो गया। अब इधर एक NH3 कम हो गया क्योंकि एक H2 बढ़ गया। ये दोनों आप देखिए, दे आर कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। फिर और कर सकते हैं, एक और H2O से NH3 तक चेंज करो, फिर एक और कर लो, फिर एक और कर लो, जैसे बहुत सारे बन जाएंगे। तो चलिए हम डेफिनेशन लिखते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। लिखिएगा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। This type of isomerism is exhibited in polynuclear complexes. This type of isomerism is exhibited in polynuclear complexes. This type of isomerism is exhibited in polynuclear complexes. It is exhibited by exchange of. It is exhibited by the exchange of. It is exhibited by the exchange of terminal ligand. It is exhibited by exchange of terminal ligand between central atom within the same coordination sphere. Same coordination sphere, एक ही coordination sphere. This type of isomerism is exhibited in polynuclear complexes. देखिए polynuclear complex को, so this type of isomerism is exhibited in polynuclear complexes. It is exhibited by exchange of terminal ligand between central atom within the same coordination sphere. Within the same coordination sphere. Such that coordination number and oxidation state of central atom remain unaffected. Such that coordination number and oxidation state of central atom remain unaffected. Such that central atom and oxidation state of such that coordination number and oxidation state of central atom remain unaffected. Bridge ligand is not involved. टर्मिनल को ब्रिज से एक्सचेंज कर दो ना, तो ब्रिज आइसोमेरिज्म हो जाता है। या टर्मिनल और टर्मिनल का एक्सचेंज हो रहा है। ब्रिज लिगेंड्स आर नॉट इन्वॉल्वड इन एक्सचेंज। और ये बोर्ड का लिख लीजिए, bridge ligand is not involved in the exchange.
चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से मैं बताता हूं तो आपको समझ में आएगा। मुझे एग्जांपल लिखने में थोड़ा समय लगेगा। आप लिखिए टॉपिक जब तक, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। ये एक दूसरे के पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। पहली बात तो पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म रियल सेंस में आइसोमेरिज्म नहीं है। आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म होता है ऐसे दो कॉम्प्लेक्सेस जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है। यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम नहीं है, यहां पे एम्पिरिकल फॉर्मूले सेम है। तो इसलिए इसको हम रियल सेंस में आइसोमेरिज्म नहीं कहेंगे। मतलब यहां पर आप देखें या यहां पर आप देखें तो इन दोनों केस में, पहले वाले केस में देखें तो एक और एक दो दो कोबाल्ट, और इस वाले केस में देखें तो 3 + 1 4 कोबाल्ट। तो यहां पर यह समझने की कोशिश कीजिए, ये मैंने लिखा कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद है NH3 और NO2। पहला केस देखिए, इसमें बताइए कितने कोबाल्ट है? तो आप बोलोगे 1 और 1 2।
NH3 है तो 4 4 और 2 6। कितने NO2 है तो आप बोलोगे 4 और 2 6। सेकंड केस देखिए, यहां पे कोबाल्ट 1 है और यहां पे 2 है, तो कुल मिलाकर कितने कोबाल्ट हो? 3। NH3 कितने हो गए? 3 2 5, नहीं 2 और 2 4 हो गए NH3, है ना? 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर देना, 4 + 3। ये बेटा थोड़ा सा गलत है, ये 3 होना चाहिए था। ये 3, तो 3 × 2 6 + 3 9। NO2 कितने हैं? 4 × 2 8 और 1 9। इस वाले केस की बात है। CO कितने हैं? 1 और यहां पे 3 4। यहां पे 6 और 6 12। NO2 कितने हैं? 12। इस वाले केस की बात करें तो यहां पे कोबाल्ट कितने हैं? 3 और 1 4। NH3 कितने हैं? 12। NO2 कितने हैं? 6 और 6 12। सबसे लास्ट वाले केस की बात करें तो कोबाल्ट कितने हैं? 3। NH3 कितने हैं? यहां पर 3 है बेटा। अब फिर से देखिए, यहां पे कोबाल्ट कितने हैं? 3 और 1 4, नहीं 3 और यहां से है 2 5। NH3 कितने हैं? 15 और यहां पे 0। NO2 कितने हैं? यहां पर कितने हैं? 6 9। NO2 NO2 है, NO2 है 6 × 12 + 3 15। आप यहां पे देखेंगे तो हर बार रेशियो 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3 तो हमेशा रेशियो आपका 1:3 आया है। तो ये आप देखने की और समझने की कोशिश कीजिए बेटा। वन इज टू थ्री है, तो इट इज नॉट आइसोमेरिज्म इन रियल सेंस, क्योंकि यहाँ पे ये दो है, ये दोनों जो है दे आर पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स।
आइसोमर सुन के ऐसा लगता है कि हाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, पर यहाँ पे मॉलिक्यूलर नहीं है, बट यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। लिखिए पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म की डेफिनेशन। They have same empirical formula. They have same empirical formula, but different, but different molecular formula. But different molecular formula. So they are not isomer in real sense. So they are not isomers in a real sense. So they are not isomers in a real sense. कोई एग्जांपल करके लिख लीजिए। चले बेटा, चलिए। तो एक और हमने आइसोमरिज्म पढ़ लिया, पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म हमने कौन कौन से पढ़ लिए हैं? स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म जो अभी तक हमने पढ़ लिया है, एक पढ़ा है हमने आयनाइजेशन आइसोमरिज्म पहला, दूसरा हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म, उसको सॉल्वेटेड भी बोल सकते हो, तीसरा लिंकेज आइसोमरिज्म, चौथा कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, पांचवा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म, और ये पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म, ठीक है। एक बात और करना थी आपसे, ठीक है, वो क्या है? मान लीजिए सेंट्रल एटम,
यहां पर कोई एक डोनर साइड मान लो आप Cn, यहां पे डोनर साइड मान लो Cn, यहां पे है NH2, इधर ये मैंने एक बनाया, एक और मैं बनाता हूं CO, ये देखिए, ये दोनों का स्ट्रक्चर हम अपने लेवल पे सेम मानते हैं, इसलिए सेम मानते हैं बेटा कि यहां भी नाइट्रोजन कोबाल्ट ये डोनर साइड से है, यहां पर भी वही वाली बात है, दोनों का स्ट्रक्चर हम सेम मानते हैं। बट कभी आप यहां पर देखें तो यहां पर जो लिगेंड की अरेंजमेंट है और यहां पर जो लिगेंड की अरेंजमेंट है वो अलग अलग है। तो जब लिगेंड आइसोमेरिज्म शो कर दे, लिगेंड के अंदर आइसोमेरिज्म शो हो जाए तो उसे लिगेंड आइसोमेरिज्म का एग्जांपल कहते हैं। तो इट इज एग्जांपल ऑफ लिगेंड आइसोमेरिज्म। वैसे हम इसको स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के अंदर नहीं कंसीडर करते, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म तभी मानते हैं जब सेंटर एटम और डोनर साइड के बॉन्ड अलग हो। यहाँ भी CO का NH2 के साथ ही इधर दो, उधर भी NH2 के साथ, इधर भी दो CN के साथ, इधर भी CN के साथ। बट क्वेश्चन में बोला है कि लिगेंड आइसोमेरिज्म कंसीडर करना है तो ही करेंगे, अदरवाइज लिगेंड आइसोमेरिज्म अपने आप से अपन कंसीडर नहीं करते हैं। लिगेंड आइसोमेरिज्म खुद से कंसीडर नहीं किया जाता। इसमें ऑर्गेनिक लगाना पड़ेगा इसके लिए आपको चेक करने के लिए कि कौन सा लिगेंड क्या है। चलिए अब हम पढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यहां पे हमने स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म खत्म कर दिया, अब नया टॉपिक शुरू करते हैं और इस नए टॉपिक का नाम है स्टीरियो या स्पेस आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें, जैसा हमने कहा था कि आइसोमेरिज्म दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चर और स्टीरियो, और स्ट्रक्चर भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। स्ट्रक्चर में अंतर कैसे ला सकते हो आप, आयनाइजेशन के कारण ला सकते हो, हाइड्रेटेड के कारण ला सकते हो, तो उसके हिसाब से ये हो।
स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी दो होते हैं, एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी जो है दो प्रकार के हो, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। कब होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये हम समझेंगे, उसमें कब ज्योमेट्रिकल होता है और कब ऑप्टिकल होता है ये हम समझेंगे। दो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम और उनमें बॉन्डिंग भी सेम, मतलब स्ट्रक्चर भी सेम, दोनों में सेंट्रल एटम जिनसे लोन पेयर ले रहा है वो डोनर साइड, दोनों कंपाउंड में सेम, तो फिर स्ट्रक्चर में अंतर नहीं हुआ। फिर भी वो अलग अलग है। वो इसलिए अलग अलग है क्योंकि लिगेंड के रिस्पेक्ट में एक दूसरे की पोजीशन अलग अलग है। तो वो हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मैं एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए सेंट्रल एटम एम, यहां पर ये देखिए, दूसरा केस ही देखिए, यहां पर इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सेंट्रोमेटर एटम एक ही है, दो ए इधर है, दो ए इधर है, दो बी इधर है, दो बी इधर है, सब कुछ सेम। तो दे आर सेम एज पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज कंसर्न, दे आर सेम स्ट्रक्चर वाइज, क्योंकि हमारी डेफिनेशन ही क्या है स्ट्रक्चर की वाइज, कि ये एम जो है यहां से दो ए दे रहा है, यहां से भी दो ए दे रहा है, यहां से दो बी दे रहा है, यहां से दो बी दे रहा है, तो स्ट्रक्चर वाइज दे आर सेम। So they are having these two compound having same molecular formula, structure wise they are same, they are differ because of the position of ligand. यहाँ पे दोनों ligand पास पास में, we call it cis position, you must have studied in the organic, they are in trans position. When the positioning of ligand is not same, then this isomerism is a geometrical isomerism. मान लीजिए ऐसे दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जिनका स्ट्रक्चर सेम है, जिनका लिगेंड की रिस्पेक्ट में पोजीशनिंग सेम है, बट स्टिल दे आर डिफरेंट, बट स्टिल दे आर डिफरेंट, then it will be known as optical isomerism. ऐसे दो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ऐसे दो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, मेटल और डोनर साइड के बीच में सेम टाइप के बॉन्ड है, लिगेंड के रिस्पेक्ट में पोजीशन भी सेम है,
लिगेंड के रिस्पेक्ट में पोजीशन भी सेम है पर भी अलग अलग है फिजिकल एक केमिकल प्रॉपर्टी के कारण, तो फिर वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो। तो चलिए इनको अपन लिख लेते हैं। लिखिए पहले तो बोर्ड पे। चलिए लिखिएगा, when the two compounds having same molecular formula, when the two compounds having same molecular formula, same structure, सेम स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ब्रैकेट में लिखिए सेम स्ट्रक्चर मतलब है सेम मेटल डोनर बॉन्ड, सेम मेटल डैश डोनर बॉन्ड, सेम स्ट्रक्चर ब्रैकेट में लिखिए सेम मेटल डोनर बॉन्ड, but the position of ligand with respect to each other are different, but the position of ligand with respect to each other are different, but the positioning of the ligand with respect to each other are different, but the positioning of ligand with respect to each other are different, then they are geometrical isomers, then they are geometrical isomers. फिर लिखिए, but if the position of the ligand is same, but if the position of the ligand is same, but still they are showing different physical and chemical property, but if the position of ligand is same, but if the position of the ligand is same, but still they are showing different physical and chemical property, but if the position of ligand is same, but still they are showing different physical and chemical property, then they are called optical isomers, then they are called optical isomers. 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 ठीक है, चलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या, चलिए अब समझते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या। एक बेसिक सी बात आपको समझना है कि वह कंपाउंड में हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो देखने को मिलता है या शो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जहां पर हर लिगेंड के रिस्पेक्ट में एक सिस पोजीशन और एक ट्रांस पोजीशन, हर लिगेंड के रिस्पेक्ट में देयर शुड बी अ सिस एज वेल एज ट्रांस पोजीशन। ठीक है, अपन अलग अलग केसेस लेते हैं, तो टॉपिक का नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले अपन लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का एग्जाम, कोऑर्डिनेशन नंबर 2।
कोऑर्डिनेशन नंबर 2, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 3, 4, 5 सब में देखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का मतलब समझ में, जैसे कॉपर NH3H2, ये मैंने आपके सामने कोई कॉम्प्लेक्स है। कितने लिगेंड है यहाँ पर? 2, और हर एक लिगेंड एक ही लोन पेयर है। तो इस कॉपर को एक NH3 से लोन पेयर मिला, एक H2O से कुल मिला कितने लोन पेयर मिले? 2। तो कॉपर को 2 लोन पेयर मिले, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो गया 2। तो हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 सबके लिए देखना है। तो ऐसा करते हैं कि फिर अब नेक्स्ट क्लास में इस चीज को शुरू करते हैं। अभी के लिए गुड बाय।